फर्स्ट ईयर के मेरे डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि हमने बायो साइंस का जो है इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो है बायो साइंस के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं पिछले 8 से 10 सालों का, वह सारा के सारा ऑब्जेक्टिव, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, मैचिंग हो, या फिर आपके ट्रू फॉल्स मैचिंग हो, फिलअप हो, या एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जितने भी क्वेश्चन था उसको मैंने बायो साइंस में कल करा दिया, जो 8 से 10 सालों का है। और यहाँ से प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रहता भी है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है एग्ज़ाम के लिए, वहाँ अगर 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा तो 7-8 नंबर के एक जो ऑब्जेक्टिव है यहीं से ज़रूर पूछेगा, यानी 50% ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से ज़रूर रहेगा। 50% कुछ यानी 5 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में नया मिल सकता है आपको। बाकी एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, अगर 20 से 25 मिनट के यह वीडियो से अगर आपको 7-8 नंबर मिल जा रहा है तो समझिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहेवियर साइंस के। बायो साइंस के देख चुके हैं, जो लोग नहीं देखे जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग बिहेवियर साइंस को देखेंगे। बिहेवियर साइंस में आता है आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, तो दोनों को चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 8-10 सालों में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे गए हैं। ओके, चलिए आपके सामने है यहाँ पे सही या गलत, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, चारों सब्जेक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पिछले 8-10 सालों में पूछे गए हैं सभी करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। पहला है ट्रू फॉल्स। देखते हैं ट्रू फॉल्स में कहता है समाज शास्त्र मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन है। क्या समाज शास्त्र के अंदर हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं? तो ये तो गलत हो जाएगा, समझ गए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी सही है, इंग्लिश में गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि समाज शास्त्र में हम लोग तो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना हो उसके लिए तो साइकोलॉजी है, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। दूसरा है, कहता है समाज अनुकूल जन्म से शुरू होता है। तो बिल्कुल समाज जो है, कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वह जो है शुरू से ही जो है वह एडेप्ट करता है समाज को, क्योंकि समाज में ही वह जन्म लेता है, तो यह जन्म से ही शुरू होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। परिवार एक समूह है लेकिन संस्थान नहीं है, ये गलत है। परिवार एक संस्थान भी है, परिवार एक समूह भी है, लेकिन प्राथमिक समूह है, और यह एक इंस्टीट्यूट के रूप में, संस्थान के रूप में भी है, तो यह हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। आगे है, कहता है संस्कृति कल्चर इज नॉट ट्रांसमिटेड। बिल्कुल गलत है, हम आपको पढ़ाए थे ना कि संस्कृति को एक से दूसरे में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आपको दादा से आप में, पिताजी से आप में, आपसे आपके बच्चे में, तो ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जबकि यहाँ पे करा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। कहता है कि लोग समाज के विघटन के कारण स्वस्थ रहते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगा। समाज में विघटन होगा तो उससे स्वस्थ रहेगा और दुखी हो जाएगा व्यक्ति, तो सोशल डिवीजन से कहीं ना कहीं हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, समझ गए, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है और बीमार पड़ जाता है, तो ये गलत है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, अब फिलअप है, फिलअप भी पूछा गया था। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो समाजशास्त्र जिस प्रकार से समाज का अध्ययन का जो है आपका विज्ञान है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान है। मन कहा जाए तो व्यवहार, व्यवहार का विज्ञान है, बिहेवियर का, ठीक है। आगे है, डॉक्टर रोगी के संबंध का अध्ययन डैश मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है, यानी डॉक्टर और रोगी के बीच का जो संबंध है, इन दोनों का संबंध का अध्ययन मनोविज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो मनोविज्ञान के मानव शाखा में किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसमें जो है किया जाता है। आगे देखिए, आगे है, अपने वातावरण के साथ युक्तिपूर्वक सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? अगर आप अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में युक्ति मतलब जो है अच्छे से अगर आप सामंजस्य स्थापित करते हैं तो आपको समय, उससे हम लोग समायोजन कहते हैं। सामंजस्य स्थापित कर लेना ही समायोजन कहलाता है ना, तो वही चीज़ें तो है, और यह एक मेंटल रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण भी होता है समायोजन करना, ठीक है। चौथा है, डैश मानसिक अनिर्णय की अवस्था है, मतलब
वह कौन सा कंडीशन है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपने आप को निर्णय लेने में असमर्थ होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है व्यक्ति में? तो वह होता है अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही व्यक्ति में दो तरह के भावनाएं आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक अपने तरफ खींचे एक अपने तरफ खींचे, एक जो है करने के लिए ये रेडी हो, दूसरा ये भी करने के लिए रेडी हो, तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है निर्णय नहीं ले पाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो वही अंतर्द्वंद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। ओके। पांचवा है मौलिक एवं सामाजिक संस्था है, डैश इज ए फंडामेंटल एंड सोशल जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो परिवार एक फंडामेंटल, समझ गए, और एक मौलिक और एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, परिवार याद रखिएगा। अब आगे है ट्रू फॉल्स है, फिर से ट्रू फॉल्स है, परिवार एक प्राथमिक सामाजिक समूह है, बिल्कुल सही है, परिवार एक प्राथमिक समूह है, बिल्कुल सही है। भूख एक प्रकार की प्रेरणा है, तो बिल्कुल भूख एक प्रकार की प्रेरणा है। कैसा प्रेरणा है? तो बायोलॉजिकल प्रेरणा है, यानी जैविक प्रेरणा है, जो व्यक्ति को एकदम नीड है, व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए, व्यक्ति से रिलेटेड है, तो वही जो है बायोलॉजिकल होता है, समझ गए। आगे है मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज का अध्ययन होता है, गलत। ऊपर में क्या था? समाज के अंदर मन का अध्ययन होता है, तो गलत। मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज का अध्ययन होता है, तो ये भी गलत, ठीक है, दोनों गलत था। ग्रंथि मनुष्य के व्यवहार का कारण है, कहता है द रोल ऑफ ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो बिल्कुल जो ग्रंथि होता है जहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, तो आपके हार्मोन में ज़्यादा चढ़ उतार यानी कम बेस होने के कारण भी जो है आपका मेंटल व्यवहार जो है गड़बड़ा जाता है, तो ये सही बात है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है आधुनिक समय में समाज बदलाव के लिए तकनीक एक मूल कारक नहीं है, तो ये गलत है। कहता है आधुनिक मॉडर्न समय में समाज में जो बदलाव होता है उसके लिए तकनीक मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी है यह कारण नहीं है, तो है बहुत सारे ऐसे नए टेक्नोलॉजी है जिसके कारण समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, तो ये बातें सही होगा, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। कह रहा है नहीं है, तो नहीं है, ये होगा, ठीक है ना। समाज के बदलाव का जो है टेक्नोलॉजी एक कारण है, तो यहाँ पे कहता है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको कुछ मैचिंग है, ठीक है, मैचिंग बनाना है। ए और बी दिया गया है लेकिन सामने सामने हमने लिख दिया है। अब अंतर्द्वंद होता है, जैसे ही व्यक्ति के मन में कुछ अंतर्द्वंद अंतर्दुविधाएं, दो तरह के विचार उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति निर्णय न ले पाए, टेंशन में आ जाए, तो उसके लिए मनोरचनाएं का इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, रक्षात्मक प्रतिक्रिया का, जिससे वह अपने द्वंद्व को दुविधाओं को दूर कर सके, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मेंटल मैकेनिज्म क्या करता है, टेंशन को, चिंता को, यही सब को तो कम करता है ना। और जब व्यक्ति के कॉन्फ्लिक्ट आता है, दो तरह के विचार आता है, तो ऑटोमेटिक चिंता आएगा, ठीक है। आगे है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करना। तो नर्सिंग प्रक्रिया के जरिए, नर्सिंग प्रोसेस के जरिए या नर्सिंग स्टेप कहिए, इसके जरिए हम समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक भारतीय संविधान है, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो है अधिकार है, जो सभी व्यक्ति को अपना अपना फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यालय, हेल्थ एजेंसी, तो यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ठीक है, ICMR हो गया, ठीक है, बहुत सारे हेल्थ एजेंसी है, तो जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। भावना प्रतिक्रिया, इमोशन रिएक्शन, तो इमोशन जो होता है वह भाव को प्रकट करता है, ठीक है। इमोशन जो रिएक्शन होता है वह आपके भाव को प्रकट करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तो इस चीज़ को आपको हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे है फिर से फिलअप है, फिलअप में है मनोविज्ञान डैश एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो माय डियर जो साइकोलॉजी है यह मेंटल प्रोसेस का भी एक आपका विज्ञान है, और साथ में बिहेवियर का भी विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान आपका मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार दोनों का विज्ञान है, ठीक है। क्योंकि मन में जो चीज़ें चलता है वही मानसिक प्रक्रिया होता है, समझ गए, और जो व्यवहार को प्रदर्शित करता है वही बिहेवियर होता है, तो मनोविज्ञान दोनों चीज़ों को लागू होता है, ठीक है। आगे है एक 15 वर्ष के बच्चों की मानसिक उम्र 12 है, उसकी IQ कितना होगा, इसको गणना करना है, ठीक है। तो माय डियर जब भी आपसे IQ लेवल पूछ दे, ठीक है ना, IQ लेवल
इनक्विटेंट अगर अगर आपसे पूछ दे, इंटेलिजेंस क्विटेंट अगर आपसे पूछ दे आईक्यू लेवल, तो आईक्यू लेवल का फार्मूला होता है आपका मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज बटा में एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज और इनटू में 100, इतना आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा आईक्यू निकालने के लिए निकाल सकते हैं। अब कैसे, तो देखिए एक 15 वर्ष के बच्चे यानी 15 वर्ष के बच्चा यानी उसका वास्तविक एज कितना है, 15 वर्ष है। बच्चे की मानसिक उम्र मेंटल एज दे दिया गया है 12 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं मेंटल एज ऊपर यानी 12 हो जाएगा ऊपर, और एक्चुअल एज वास्तविक एज नीचे यानी 15 हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। आप जो भी आईक्यू होगा निकाल लीजिएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आईक्यू लेवल निकाला जाता है। ओके, अब आगे है यहाँ पे एक पुरुष एक महिला के साथ होने वाले विवाह क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पुरुष का एक महिला के साथ होने वाला विवाह क्या कहलाता है। तो जब एक पुरुष एक महिला या एक महिला एक पुरुष से शादी करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोगामी यानी एकल विवाह कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मोनोगामी ही है, एकल विवाह। ओके, और सबसे अच्छा माना जाता है इसी विवाह को। आगे है कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन तथा समुदाय के मुख्य व्यवसाय क्या है। तो माय डियर, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन या मुर्गी पालन, यह किस समुदाय के मुख्य व्यवसाय है। तो ये तो शहर में ऐसे लोग करते नहीं है कि कृषि करते हैं, पशु पालते हैं और मुर्गी पालते हैं। यह कहीं ना कहीं ग्रामीण यानी गाँव के ही जो है समुदाय का यह जो है आपका व्यवसाय है मुख्य रूप से, ठीक है। फिर से ट्रू फॉल्स है, देख लीजिए ट्रू फॉल्स आप लोग यहाँ पे। ट्रू फॉल्स में कह रहा है, देख लीजिए कि जीवन के चौथे और 5वें साल के बच्चे को जननांग भाग से आनंद की अनुभूति होती है। कहता है, पूछ रहा है ट्रू फॉल्स कि क्या जीवन के चौथे और 5वें यानी 4 से 5 साल के बच्चे को जो जननांग होता है, समझ सकते हैं ना, जो जीनिटल एरिया है वहाँ से आनंद की अनुभूति होती है। क्या ये बातें सही है, तो ये बातें गलत है। 4 से 5 साल में बच्चा क्या जानने गया कि हाँ जननांग किसे कहते हैं, तो उसे अनुभूति क्या मिलेगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। ये सब चीज़ें युवा यौना आरंभ पर शुरू होता है। आगे है हवा प्रदूषण के खतरों में जन्म के समय नवजात में कम वजन होना भी शामिल है, ठीक है। कहता है कि हवा प्रदूषण के खतरों में, मतलब हवा प्रदूषण के खतरों में जन्म के समय नवजात में कम वजन होना भी शामिल है। बिल्कुल सही है। अगर नवजात में जन्म के समय अगर हवा प्रदूषण है और वह बच्चे को अटैक कर गया तो यह कारण जो है आपके कम वजन बच्चा का हो सकता है, ठीक है, जो उसके कम वजन बना सकता है, ठीक है ना। तीसरा है बिहेवियर मॉडल यानी व्यवहारिक संरचना की मूल मान्यता है कि सभी व्यवहार सीखे हुए नहीं होते हैं और उत्तेजक की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो माय डियर देखिए, कहता है बिहेवियर मॉडल की मूल मान्यता, यानी कहता है बिहेवियर संरचनाएं की मूल मान्यता ये है कि सभी व्यवहार सीखे हुए नहीं होते हैं। ये बातें तो सही है कि सभी व्यवहार सीखे हुए नहीं होते हैं। बहुत व्यवहार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सीखता भी है, ठीक है, और उत्तेजक की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं। ये चीज़ें गलत है, ठीक है, ये चीज़ें गलत है। क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर बिना आप सीखना कोई चीज़ चाहते हैं तो जो चीज़ सामने होगा ही नहीं उसको आप कैसे सीख पाइएगा। तो उत्तेजक स्टिमुलेट होना ज़रूरी है, पर इसके उत्तेजक की प्रतिक्रिया होना ज़रूरी है, तभी तो आप सीख पाएंगे। कहता है नहीं है, तो इसके कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ को सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको सामने कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, तभी। जैसे आप बुकें पढ़िएगा तो सामने बुक होना ना चाहिए, तो बुक स्टिमुलेशन हो गया। जब बुक सामने रहेगा ही नहीं तो क्या आप पढ़िएगा, क्या आप जो है सीख पाइएगा और व्यवहार में परिवर्तन कर पाइएगा। तो व्यवहार के परिवर्तन में सीखना भी ज़रूरी है और स्टिमुलेट की जो प्रतिक्रिया है वह भी ज़रूरी है। क्योंकि सामने अगर जो चीज़ नहीं रहेगा उसको आप क्या चीज़ को पढ़िएगा, समझ गए। जैसे आप कोई व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति सामने होगा तभी तो आप उससे देख पाइएगा ना। जब व्यक्ति सामने है ही नहीं तो क्या देख पाइएगा, किसको देख पाइएगा। तो यही चीज़ें होता है, ठीक है। आगे है ग्रुप साइकोथेरेपी यानी समूह मनो उपचार, ठीक है ना। समूह मनोचिकित्सा उपचार असामाजिक व्यक्ति के लिए विस्तृत रूप में प्रयोग में ली जाती है, गलत, ठीक है। तो ग्रुप साइकोथेरेपी असामाजिक व्यक्ति, तो यहाँ पे कह रहा है एंटी सोशल, मतलब जो समाज के लिए खतरा हो वैसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो ये गलत चीज़ होता है। ग्रुप साइकोथेरेपी जो होता है यह आपके लिया जाता है मानसिक रोगियों के जो है थेरेपी देने के लिए। ऐसा नहीं है कि असामाजिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मानसिक रूप से
पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपचार में उपयोग किया जाता है। जिसको एंजाइटी हो, जिसको डिप्रेशन हो, तो उन सभी के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि असामाजिक व्यक्तित्व के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? गलत। आगे है अपूर्ण एवं असंतुष्ट इच्छाएं व्यक्ति में द्वेष उत्पन्न करता है। तो जो व्यक्ति का भावना, जो व्यक्ति का इच्छा अगर असंतुष्ट हो, उसे अपूर्ण हुआ हो, किसी चीज़ से परिपूर्ण न हो, तो उसके मन में कुंठा उत्पन्न होता है। जैसे मानिए आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, वह लक्ष्य से कुछ कदम दूर आप वंचित रह गए, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, कुंठा भर जाता है। समझ गए? तो किसी भी चीज़ से आपका इच्छा, आपका मन, आपका व्यवहार अगर अपूर्ण है, असंतुष्ट है, तो वैसे कंडीशन में आप में कुंठा, फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। ऐसे फ्रस्ट्रेशन ऐसे नहीं होता है कि आपको जो है अंदर ही अंदर जो है आप कचोलने लगता है कोई चीज़, तो वही फ्रस्ट्रेशन कुंठा कर देता है। ठीक है? मानसिक अनिर्णय की अवस्था क्या कहलाता है? तो मानसिक अनिर्णय की अवस्था अभी ऊपर पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, अंतर्द्वंद कहलाता है। ठीक है? आबादी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, आबादी के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, डेमोग्राफी, जनसंख्या के अध्ययन को। अनुवांशिकी मनोविज्ञान को डैश भी कहते हैं, कहता है एल्सो कॉल्ड जीनेटिक डैश साइकोलॉजी। तो अनुवांशिक मनोविज्ञान को हम लोग व्यवहार अनुवांशिक बिहेवियर जीनेटिक्स भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अनुवांशिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक अनुवांशिकी भी कहते हैं। ओके, अब सही गलत को बताना है। भूख प्रेरणा का एक प्रकार है, बिल्कुल प्रकार है। भूख प्रेरणा देता है, ठीक है, बताता है कि हाँ भूख लग गया, खा लीजिए अब, तो प्रेरणा हो गया। ठीक है? आगे है समान आईक्यू लेवल। नॉर्मल आईक्यू लेवल 70 से 80 होता है, गलत होता है। कमेंट करके बताइए कितना होता है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है? आगे है सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान विश्लेषण सिद्धांत की स्थापना की। तो माय डियर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान विश्लेषण सिद्धांत की स्थापना की। तो माय डियर, जो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने बिल्कुल जो है साइको एनालिसिस थ्योरी का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है गलत लिखा गया है, ये नहीं होगा, ट्रू होगा। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिक कहे या साइको एनालिसिस कहे, मनोविज्ञान विश्लेषण कहे, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फिर से ट्रू फॉल्स है, देख लीजिए। कहता है द्वंद्व मानसिक अनिर्णय की अवस्था है। तो बिल्कुल सही है। अभी ऊपर देखे हैं कि डैश के द्वारा मानसिक अनिर्णय की अवस्था होती है, तो वह द्वंद्व ही, संघर्ष ही होता है। ठीक है? आदतें जन्मजात होती है, गलत। कोई भी हैबिट होता है, हैबिट को फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी उसे बनाया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। तो यह जन्मजात नहीं होता। ठीक है? ध्यान में रखिएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कोई बच्चा पेट से ही जो है आदत अपना लेकर आता है, गलत और सही। ठीक है ना? प्राइमरी ग्रुप्स आर रिलेटिव मोर ड्यूरेबल। प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ होते हैं। तो बिल्कुल सही है। प्राथमिक समूह में आता है आपका परिवार, आता है गांव, आता है, यह सब ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है आपका यहाँ पे कहता है अंतर्मुखी लोग अन्य लोगों में अधिक रुचि रखते हैं। तो माय डियर, कहता है कि इंट्रोवर्ट पीपुल टेक्स मोर इंटरेस्ट इन अदर। कहता है कि अंतर्मुखी लोग जो है अन्य लोगों में अधिक रुचि रखते हैं। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। जो इंट्रोवर्ट टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, यह व्यक्तित्व के प्रकार में आप लोग पढ़े होइएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी, वह बाह्य लोगों में रखता है रुचि, लेकिन इंट्रोवर्ट जो है नहीं रखता है, यह अपने में ही रुचि रखता है ज़्यादा, इससे दूसरे से लेना देना नहीं रहता है। समझ गए? आगे चलिए। अब आगे है फिलअप है मनोरचनाएं मन के डैश स्तर पर कार्य करती है। तो जो मनोरचनाएं, जो मैकेनिज्म होता है, मेंटल मैकेनिज्म, यह जो है अचेत अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। ठीक है? अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। आगे है पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द डैश से लिया गया है, परसोना से लिया गया है। ठीक है? याद रखिएगा, पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन शब्द के परसोना से लिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पूछता है। स्टडी ऑफ आबादी के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अभी ऊपर आप लोग देखें जनसांख्यिकी। समझ गए ना? आगे है कहता है सामाजिक वर्ग गठन को डैश कहते हैं। तो सामाजिक वर्ग गठन को हम लोग सामाजिक
संतुष्टि यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सामाजिक वर्ग गठन, वर्ग के आधार पर जो गठन किया जाता है उसे हम लोग सामाजिक संतुष्टि कहते हैं। चाहे वर्ग हो गया, चाहे धर्म हो गया, या फिर पेशा के आधार पर समाज के जो गठन किया जाता है वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। समझ गए। आगे है, कहता है एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी। तो एक 10 वर्ष के बच्चा यानी एक्चुअल उम्र 10 वर्ष है, वास्तविक और मानसिक उम्र 8 वर्ष है। तो दे दीजिए 8 ऊपर 10 नीचे और इंटू में 100 कर दीजिए। 10 से 10 कट जाएगा, 10 दाई 100, 80 हो जाएगा। 80 इसका आईक्यू लेवल। ठीक है। आगे यहाँ पे कहता है अनुवांशिकी मनोविज्ञान को डैश भी कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ाए हैं, बिहेवियर बायोलॉजी कहिए या बिहेवियर जीनेटिक्स कहिए। अनुवांशिकी मनोविज्ञान को बिहेवियर जीनेटिक्स यानी व्यवहारिक जीनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, अपूर्ण एवं असंतुष्ट इच्छाएं व्यक्ति में क्या उत्पन्न करता है, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न करता है व्यक्ति में। जब व्यक्ति कोई किसी चीज़ से अपूर्ण हो, असंतुष्ट हो, तो वैसे कंडीशन में व्यक्ति में कुंठा, फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। ठीक है। आगे है, एजुकेशन इज द डैश मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। शिक्षा समाजीकरण का डैश तरीका है, फॉर्मल तरीका है, औपचारिक तरीका है। शिक्षा से समाज का फॉर्मल जो है आपका सोशलाइजेशन होता है औपचारिक तौर पे। ठीक है। आगे है, कहता है ट्रू फल्स है, फिर से ट्रू फल्स अपने को बताना है। कहता है वातावरण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। द इन्वायरमेंट इफेक्ट्स ए पर्सन पर्सनालिटी। बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंट जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर पर्यावरण गड़बड़ दूषित हो जाएगा तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, और व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा तो उसका कद काठी है, उसका बोलने चलने का ढंग जो है सब प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। ठीक है। आगे देखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर ओनली ए सेकेंड और 2। कहता है अल्पकालिक स्मृति केवल 1 या 2 सेकेंड के लिए रहती है। तो माय डियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है लास्ट फॉर ओनली ए सेकेंड और 2, तो ये चीज़ें गलत है। जो अल्पकालिक मतलब थोड़े एक होता है आपका इमीडिएट, एक होता है शॉर्ट, और एक होता है आपका, समझ गए ना। तो अल्पकालिक स्मृति केवल 1 या 2 सेकेंड के लिए रहती है, तो ये बातें गलत है। ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है वह लगभग जो है आपका 20 से 30 सेकेंड का होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 से 2 सेकेंड है तो गलत हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वह मेमोरी भी होता है जिसे हम लोग कंप्यूटर के भाषा में रैम कहते हैं ना, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। तो ये जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह चलने के समय यह मेमोरी एक्टिव होता है। कोई भी काम कंप्यूटर करते रहता है तो उस समय यह जो है कैच करके रखता है और चलाता है कंप्यूटर को। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी कोई काम करते रहता है तो उस समय रैम के काम जो है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी करता है। जब हम काम करते रहते हैं तो वो चीज़ों को याद दिलाने में, वो चीज़ों को जो है उस समय स्टोर करने में मदद करता है रैम, एक रैम की तरह शॉर्ट मेमोरी। ठीक है। आगे है, कहता है सभी व्यक्तियों में समान मात्रा में तर्क शक्ति पाई जाती है। गलत। सभी व्यक्ति में तर्क शक्ति अपने अपने बुद्धि लगाने का, अपने अपने मानसिक शक्ति के हिसाब से होता है। अगर सब में लॉजिक एक हो जाता तो फिर तो सब जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता, सब लॉजिकल बातें करता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। आगे है, कहता है द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंधों में निरंतरता पाई जाती है। गलत। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो द्वितीयक समूह होता है उसमें कम जो है रिलेशन होता है, मजबूत रिलेशन नहीं होता है। ठीक है। उसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं पाया जाता है, उसके संबंध में घनिष्ठता भी नहीं होता है। समझ गए। तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। ये सब प्राइमरी में होता है, अपनापन, घनिष्ठता, सब चीज़ मजबूती। ठीक है ना। अभिवृत्ति में बदलाव क्या कहलाता है। तो अभिवृत्ति में जो बदलाव होता है चेंज ऑफ एटीट्यूड। चेंज ऑफ एटीट्यूड को हम लोग जो है क्या कहते हैं, चेंज इन बिलीफ कहते हैं, यानी विश्वास में बदलाव, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन इमोशन। समझ गए। टूवर्ड समथिंग समवन। तो ये सब जो है आपके चेंज ऑफ एटीट्यूड में आता है।
चेंज ऑफ इमोशन, चेंज ऑफ बिहेवियर और चेंज ऑफ एटीट्यूड सबसे अच्छा होगा चेंज ऑफ बिहेवियर, ये वाला लिखिएगा, ठीक है, याद है, यानी व्यवहार में बदलाव। नायक की पूजा करना कौन से मनोरचनाएं होती है? तो माय डियर, अगर आप किसी को पूजा करते हैं, किसी को पूजते हैं जिससे आपको कष्ट कम हो, तो वह आइडेंटिफिकेशन होता है, समझ गए। पहचान पात्र होता है, जो नायक की पूजा करना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, यह प्रकार का मनोरचना है, ठीक है। आगे है, असंतुलित लिंगानुपात सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। कहता है कि यहाँ पे डैश डैश होगा, डैश डैश दीजिएगा। असंतुलित लिंगानुपात मतलब कहता है कि लिंग का अनुपात जो है वह असंतुलन है, मतलब पुरुष की संख्या लेडीज़ों की संख्या में ज़्यादा है, तो यह जो है असंतुलित हो गया। यह सामाजिक परिवर्तन का एक कारक डैश है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर। आपके समाज में असंतुलित लिंग अनुपात होने का सबसे बड़ा जो कारण है वह डेमोग्राफिक फैक्टर, समझ गए, जनसंख्या कारक है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, अनुभूति डैश को अर्थ प्रदान करता है। परसेप्शन गिव मीनिंग टू सेंसेशन। सेंसेशन मतलब होता है संवेदना, संवेदन, अनुभूति, तो ये अनुभूति सेंसेशन को अर्थ प्रदान करता है। किसी को परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, ज्ञात होना, ज्ञान होना, तो यह कहीं ना कहीं सेंसेशन, जैसे सेंसेशन मतलब आपके हाथ में जल रहा है, तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ हमें जलन हो रहा है, तो वही सेंसेशन जो है, संवेदना जो है आपके दिमाग को बताता है कि हाँ वो फलाना हमारे जगह पर हो रहा है, या फलाने जगह पर लड़ाई झगड़ा, या फलाने जगह पर फलाने चीज़ रखा गया है। तो वह अनुभूति को ज्ञान कौन देता है? सेंसेशन ही अर्थ प्रदान करता है, ठीक है, संवेदना। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, कहता है फैमिली इज ए सेकेंडरी ग्रुप। परिवार एक द्वितीयक समूह है, तो ये गलत है, परिवार प्रथम समूह है, द्वितीयक नहीं है। समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे हैं, बिल्कुल सही है, ये बातें भी सही है। आगे है, पत्र, ईमेल, टेलीफोन प्रति पुष्टि के उदाहरण है, तो कहता है कि लेटर, ईमेल्स, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक। गलत, फीडबैक मतलब तो होता है कि लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया देना, ठीक है, ये चीज़ें गलत है। आगे है, ये सब उदाहरण किसका है? कम्युनिकेशन का, ठीक है, पत्र हो, ईमेल हो, टेलीफोन हो, ये सब उदाहरण है कम्युनिकेशन का, समझ गए, फीडबैक का नहीं। बुद्धि मापने हेतु प्रथम प्रयोग स्केल अल्फ्रेड बिनेट एवं थियोडर साइमन द्वारा विकसित किया गया था। तो जो बुद्धि मापने वाला जो प्रथम स्केल, प्रायोगिक स्केल था, वह अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन के द्वारा विकसित किया गया था। ये बातें सही है, ये बातें को आपको भी मानना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बुद्धि मापने के स्केल को किसने जो है इसको विकसित किया, डैश डैश, तो अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन। तो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही पूछता है, समझ गए चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे अब विदा लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने कराया, बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपको कराया। आपको सभी प्रश्न पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं एक बार कह देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि विस्तृत नॉलेज ले, तो हमने यहाँ पे अगर 60 क्वेश्चन आपको अगर कराया, तो ये 60 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अगर ज्ञान आपको अर्जन करना है, तो यहाँ तो मैंने आंसर क्वेश्चन पढ़ा दिया, बता दिया, लेकिन आप जो है गूगल पर जाइए, ठीक है, गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च मारिए कि अल्फ्रेड बिनेट क्या है, ठीक है, बुद्धि मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है, आईक्यू लेवल नॉर्मल कितना होता है, ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सर्च करके पढ़िए गूगल पर, नॉलेज इंक्रीज होगा, समझ गए। और ये सब बेस्ट तरीका है, ये सब आपको कंपटीशन में फ़ायदा देगा। बाकी चलिए मिलते हैं, जिनको जो करना है मैंने टेक्निक बता दिया कि नॉलेज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, विस्तृत नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए गूगल खुला है, कोई भी क्वेश्चन है उसको सीधा सर्च मार के विस्तृत से पढ़ लीजिए, समझ गए, जिससे नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।